हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और साथियों, आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था के सीरीज में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, चूँकि दोस्तों भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है वह यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मूल विधि और संविधान एक प्रमुख विषय के रूप में आता है यूपीएसआई में। तो संविधान की सीरीज ये चल रही है और इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए और अपने नोट्स कंप्लीट करिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके संविधान से एक भी प्रश्न जो है मिस ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखते हैं, जो नए व्यूअर्स हमारे जुड़ रहे हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी जरूर कर दिया करें। ओके, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आइए देखते हैं आज का टॉपिक, भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, अब देखते हैं यह अधिनियम क्यों अधिनियमित किया गया। चलिए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से जो प्रगति होगी उसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। और उसमें हुआ क्या कि द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनज़र 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और एक आयोग जिसे कि आप जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, वह भारत आया। क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए उसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। ओके, उसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई और किसी भी भारतीय को उस आयोग में शामिल नहीं किया गया था, जिससे उसका यहाँ पे व्यापक विरोध किया गया। कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन यानी 1927 में इस आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया और 3 फरवरी 1928 को यह आयोग यानी साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा और 30 जून 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया। ओके, लेकिन हुआ क्या कि भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को एक मसविदा करने के लिए बैठक उनसे की, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय नेहरू समिति की गठित किया गया। और इस नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो प्रमुख सिफारिशें थीं, यानी नेहरू रिपोर्ट जो थी, उसमें जो प्रमुख सिफारिशें थी वह क्या थी? औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना तथा मौलिक अधिकार आदि। ओके, लेकिन हुआ क्या कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किया, जिसके पश्चात संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु 1930, 1931 और 1932 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। और इसके बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से भारत शासन अधिनियम 1935 बना। भारत के लिए जितने भी प्रस्ताव बने थे अब तक, यह उनमें अंतिम और सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में कुल 321 यानी 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ये भी आप जान लीजिए कि वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख प्रावधान, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में किए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को
एक इकाई की तरह माना गया। इसमें क्या किया गया कि अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और बाकी देसी रियासतों से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होने का प्रावधान था। ओके, ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, किंतु देसी रियासतों का इसमें शामिल होना स्वैच्छिक था। और यह जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, यह कभी अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू की कर दी गई। ओके, तो आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों यानी राज्य एवं रियासतों के बीच यानी केंद्र तथा राज्य एवं रियासतों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें कि 59 सब्जेक्ट थे यानी 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ओके, जो अवशिष्ट शक्तियां थी वह वायसराय को दे दी गई, जिसके माध्यम से वायसराय उन विषयों पर निर्णय ले सकता था जो कि किसी भी सूची में नहीं थे। माने यानी देखा जाए तो जो शक्ति थी, वास्तविक शक्ति, वह वायसराय को ही दी गई थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। आपको याद होगा कि 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी द्विसदनी व्यवस्था, तो वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रखकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दिया गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था यानी विधानसभा और विधान परिषद प्रारंभ की गई, जिनमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम थे। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, यानी जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, और जिसका परिणाम क्या हुआ, संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये भी कभी लागू नहीं हो सके। इस अधिनियम से मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार मिला, माने मत का अधिकार मिल गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आपको याद होगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव इसमें था। ओके, तो इस अधिनियम से संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का स्थापना का भी प्रावधान था इसमें, जिसके तहत इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित जो एक भारत परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया। ओके, और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक सभा मिल गई। इस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति अनिवार्य थी। इस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें ये रहे इस एक्ट में कुछ प्रमुख प्रावधान जो कि इस अधिनियम में थे, और कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि केंद्र में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो स्थापित द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र में लागू किया गया। ठीक है, और जो विषय थे रक्षित और हस्तांतरित,
तो केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित और हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, चलिए, एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना का प्रावधान था इसमें, चूंकि संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे, और उनकी नियुक्ति कौन करता था? उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। और इसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा, मॉरिस गुवेर। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मॉरिस गुवेर। ठीक है, आपको याद होगा जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। लेकिन जो फेडरल कोर्ट दिल्ली में थी 1935 के अधिनियम के द्वारा, उसमें जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? मॉरिस गुवेर। ठीक है, और जो शक्तियों का विभाजन किया गया इस एक्ट के द्वारा, वह संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के, केंद्र और प्रांतों के मध्य किया गया। ठीक है, तथा इसमें आपको बता दें कि इसमें जो है आम चुनाव भी हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, मतलब उन्होंने कुल 1585 सीटों में से 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों, जो कि मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। और तथा बम्बई में भी उसने क्या, मतलब बहुमत से सरकार उसने बम्बई में बनाई। तो इस प्रकार कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। तो टोटल जो है 28 महीने उसकी सरकार चली, और बाद में उसने मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफा दे दिया, यानी जो है ये जो सरकार बनी थी उसे इसने त्यागपत्र दे दिया। और इस स्थिति को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस अधिनियम के बारे में कुछ कथन जो कहे गए थे उसको देख लेते हैं। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो इसे याद रखिएगा, ये कथन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, जबकि जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा अधिनियम कहा था। ओके, तो साथियों, ये हमारा रहा आज का भारत शासन 1935 अधिनियम का वीडियो, और इसके बाद हमारा एक आखिरी वीडियो होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।